प्यारे बच्चों, क्लास 11 का परीक्षा जनवरी में हो सकता है। JCERT द्वारा मासिक जांच परीक्षा का प्रश्न पत्र विभिन्न विषयों के लिए जारी किया गया है, जिसके आधार पर आपका परीक्षा आपके विद्यालय में लिया जाएगा। अर्थशास्त्र विषय में दिए प्रश्नों का हल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और उबाऊ ना हो, इसके लिए मैंने मासिक जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यह वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरा पार्ट जल्द आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही घंटी के आइकन को दबा देना होगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। पढ़ो और पढ़ाओ। ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ हम लोग चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो क्लास 11 के लिए अर्थशास्त्र का मासिक जांच परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ होता है मनुष्य का आर्थिक कार्य। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार का गठन। तीसरा है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो गॉटफ्राइड एकेनवाल को, कहीं कहीं आकेनवाल भी लिखा रहता है, तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकीय तथ्य, इनमें से सभी होगा। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। बच्चों, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, काहे कि स्कूल में जो टेस्ट लेगा इसको आप लोग नोट करके याद करके और स्कूल में बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। काहे कि इसका जो मार्क्स रहेगा ना, वो सुरक्षित विद्यालय में रखा जाएगा, और यदि लॉकडाउन अगर लगता है तो इसी मार्क्स के आधार पर आपका रिजल्ट फिर तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो ये है एक बेंच की लंबाई। अगला है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण से कम खर्च है, कम प्रगणक की आवश्यकता है, कम समय है, मतलब इनमें से सभी लाभ हैं हमको। डी आंसर होगा। अगला है, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो यह किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन द्वारा। भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो इनमें से सभी। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है। तो टेलीफोन सर्वेक्षण द्वारा। बच्चों, ये सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये JCERT द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है 11th क्लास के लिए, उसी से था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वितरण से क्या तात्पर्य है। तो वितरण से आशय उत्पादन के साधनों के बीच आय वितरण से है। आंसर है इसका, विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम उत्पादन है। मतलब सभी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये सब मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अतः उत्पादन में से उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के प्राथमिक का निर्धारण करना अति आवश्यक। अब जब सब कोई मिल के काम कर रहा है तो जो उत्पादन होगा, तो उन लोग को उसका उत्पादन जब बिकेगा तो उन लोग को उसका हिस्सा भी मिलना आवश्यक है। तो जो साधनों के बीच आय वितरण से संबंधित है, तो उसका हिस्सा का बंटवारा करना ही वितरण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। यहाँ आय होगा। इसकी गणना कैसे की जाए। ब्याज, लगान, मजदूरी, लाभ का निर्धारण किस प्रकार हो। ब्याज किसको मिलेगा, पूंजी को, लगान भूमि को, श्रम को मजदूरी मिलता है, और साहसी को लाभ मिलता है। ये मतलब उन लोग का प्राथमिक है या उन लोग का हिस्सा है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय आय का न्योचित वितरण हो रहा है अथवा नहीं। वर्तमान में राज्य का सर्वोपरि हित जनता का आर्थिक कल्याण करना हो गया है, अतएव राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये हुआ वितरण का परिभाषा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे,
आंकड़ा किसे कहते हैं? तो गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा, दत्त या डेटा कहते हैं। आंकड़े मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या छवि मतलब इमेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप लोग का एग्जाम ले रहे हैं, उससे जो मार्क्स आप लोग को प्राप्त होगा वो भी एक तरह का आंकड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरचित प्रश्न किसे कहते हैं? तो संरचित साक्षात्कार एक प्रकार का व्यक्तिगत साक्षात्कार है जिसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, एक निश्चित प्रारूप का उपयोग करता है जिसमें पहले से प्रश्न तैयार किए जाते हैं, या रिकॉर्डिंग की अत्यधिक व्यवस्थित तकनीकों का उपयोग करता है, या सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक अनुसंधान की एक विधि है जिसका उद्देश्य प्रीसेट प्रश्नों को प्रत्येक साक्षात्कार में प्रस्तुत करना है जो एक ही क्रम है। इसे एक पैटर्न या नियोजित साक्षात्कार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब संरचित प्रश्न को हम लोग इस तरह जान सकते हैं, ये एक तरह का इंटरव्यू है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक प्रतिचयन क्या है? तो यांत्रिक प्रतिचयन प्रायिकता प्रतिचयन का शुद्धतम रूप है इसमें समष्टि के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने का समान और ज्ञात संयोग होता है। यांत्रिक प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक है कि समष्टि के प्रत्येक मद को अभिज्ञापित कर लिया जाए। यांत्रिक प्रतिचयन एक स्पष्ट परिभाषा समष्टि में अर्थात अपेक्षाकृत लघु और स्वतः पूर्ण समष्टि में प्रभावित होता है। जब समष्टि बृहत होती है तो प्रायः इसके प्रत्येक सदस्य को पहचानना कठिन अथवा असंभव होता है। अतः ऐसी स्थिति में उपलब्ध व्यक्तियों का समुच्चयन अभिन्नत हो जाता है। इसके लिए सभी निवासियों की सूची, मतदाताओं की सूची या टेलीफोन निर्देशिका लेकर यांत्रिक संख्या सारणी से संख्याओं का एक अनुक्रम के अनुसार एक प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, इसको आपको 60 शब्द में आंसर देना है। ये है आपका, प्रतिचयन त्रुटि क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? तो आंसर है, कुछ अवलोकनों के आधार पर समग्र का निष्कर्ष निकालने में उत्पन्न त्रुटि को प्रतिचयन त्रुटि कहा जाता है। प्रतिचयन त्रुटियों के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला है अनान्यास या संयोजित त्रुटियां, जो त्रुटियां मुख्य समष्टि से प्रतिदर्श का चयन करते हुए अनान्यास या अनजाने में हो जाता है, उसे अनान्यास होने वाली या संयोगजन्य त्रुटि कहा जाता है। इस प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी से बचाव का साधन एक बड़े प्रतिदर्श का उपयोग करना है। नियमानुसार जैसे जैसे प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है उसमें आने वाली प्रतिदर्श त्रुटि की मात्रा कम होते होते शून्य तक पहुंच जाती है। अगर अनुसंधानकर्ता यह निर्णय ले ले कि उसे अपने अनुसंधान प्रतिदर्श में अनुसंधान समष्टि के सभी तत्वों सदस्यों को शामिल करना है। दूसरा है इसका, प्रतिचयन में अभिनति या पक्षपात की त्रुटियां। विशेष प्रकार की विशेषताओं से युक्त इकाइयों या सदस्यों के पक्षपातपूर्ण चयन की प्रवृत्ति प्रतिचयन की अभिनति के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के अपनाए जाने के कारण अध्ययन के परिणामों में ऐसी त्रुटियां आ जाती है जिन्हें प्रतिदर्श के आकार को मनचाही मात्रा में बढ़ाने से भी ठीक या समाप्त नहीं किया जा सकता, और इस तरह से यह जीवित रहकर क्रमित रूप से समष्टि मान को घटाने बढ़ाने की भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हम एक अध्ययन का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी समुदाय विशेष की औसत आय के बारे में जानना चाहता है और इस कार्य के लिए वह यह निर्णय लेता है कि वह अपने प्रतिदर्श का चुनाव टेलीफोन डायरेक्टरी में दिए गए समुदाय के सदस्यों के पतों से करेगा। आजकल समय में अधिकतर उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग ही अस्थायी टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य लोग कटवा देते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता। इस तरह अनुसंधान के प्रति चयन में निश्चित ही उच्च आय स्तर के परिवारों का ही चयन हो पाएगा और उसके अनुसंधान अध्ययन से पूरे समुदाय की आय के बारे में अविश्वसनीय और त्रुटिपूर्ण परिणाम ही
निकलेंगे। अनुसंधानकर्ता प्रतिचयन का चयन करने हेतु प्रायिकता प्रतिचयन विधि अथवा गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि को अपना सकता है। प्रायिकता प्रतिचयन के अंतर्गत प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है, जिसमें समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श के रूप में चुनने की समान संभावना होती है। इसे यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहा जाता है। जहां समग्र या जनसंख्या विजातीय रूप में हो, वहां सरल प्रतिदर्श के बजाय स्तरित प्रतिदर्श का चयन करना ठीक रहता है। तो बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह आप लोग अपने आंसर को अच्छा से लिखें स्कूल में और अच्छे अंक प्राप्त करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।